नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक में अंकित योक, आर्मेचर, फील्ड कॉइल, पोलैरिटी एवं कूलिंग फैन के विषय में मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। योक, आर्मेचर, फील्ड कॉइल और कूलिंग फैन यह सभी डीसी मशीन के भाग होते हैं। डीसी मशीन के भागों के बारे में गहन अध्ययन से पूर्व हम यह जान लेते हैं कि डीसी मशीन होती क्या है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की यदि बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक और रोटेटिंग। स्टैटिक यानी कि स्थिर, इसके अंतर्गत ट्रांसफॉर्मर आता है। ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक विद्युत मशीन है जो एसी पर कार्य करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करती है। यह शक्ति को, वैद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरी सर्किट पे ट्रांसफर करने का काम करती है बिना फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाए। यह वोल्टेज को अप या डाउन कर सकती है। और इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास मशीन है रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन जैसा नाम में ही दिखता है, यह एक घूर्णीय मशीन है। घूर्णीय मशीन का अर्थ है कि वह अपने अक्ष पर घूमती है। तो रोटेटिंग मशीन में दो भाग होते हैं, एक चलित भाग और एक अचलित भाग। चलित भाग जो कि रोटर कहलाता है, वह अपने अक्ष पर घूमता है और अचलित भाग यानी कि स्टेटर वह स्थिर रहता है। अब रोटेटिंग मशीन के भी दो भाग हैं, एक डीसी मशीन और दूसरा एसी मशीन। डीसी मशीन नाम से ही पता चल रहा है, वह जो डीसी पर कार्य करती है। डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। और एसी मशीन एसी पर कार्य करती है। एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा भी दो हिस्सों में बांटी गई है। पहली है सिंक्रोनस मशीन और दूसरी है एसिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन वह मशीन जो सिंक्रोनस स्पीड पे कार्य करती है और एसिंक्रोनस मशीन वह मशीन जो सिंक्रोनस स्पीड पे कार्य नहीं करती। इसी प्रकार से डीसी मशीन भी दो प्रकार की होती हैं, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी जनरेटर यह डायरेक्ट करंट पे ही कार्य करेगी। इसमें क्या होगा कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा में। तो डीसी जनरेटर क्या है? एक ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जो यह वैद्युत ऊर्जा होगी यह डीसी में होगी, डायरेक्ट करंट हमें मिलेगा। और डीसी मोटर का कार्य क्या है? डीसी मोटर एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है और डीसी मोटर में टॉर्क डेवलप होती है। तो इस प्रकार से डीसी मशीन के बारे में हमने जान लिया कि डीसी मशीन क्या होती है। वह मशीन जो डायरेक्ट करंट पे कार्य करती हो। अब बात की जाए डीसी जनरेटर अथवा डीसी मोटर की, तो एक ही मशीन को से हम डीसी जनरेटर का कार्य भी ले सकते हैं और डीसी मोटर का कार्य भी ले सकते हैं। यदि हम मशीन को खोल के देखें तो हमें इस प्रकार की दिखेगी। ये मेन बॉडी है, ये बाहरी बॉडी, इसको कहते हैं योक, और इसमें लगे होते हैं पोल्स, एक मेन पोल और एक इंटर पोल्स। अब मेन पोल और इंटर पोल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और यह सारी चीजें स्थिर भाग होती हैं, तो ये स्टेटर का हिस्सा है। इसी प्रकार से ये जो भाग दिख रहा है ये शाफ्ट है। शाफ्ट पे जो लगा हुआ सारा भाग है हमने निकाल लिया है बाहर, तो वो कैसा दिखेगा? इस प्रकार से इसमें क्या क्या है? आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश भी इधर ही लगे होंगे, और ये हमारा कूलिंग फैन और ये शाफ्ट। तो ये जितने हिस्से हमने देखे यह सारे रोटर का भाग होंगे, और इंटरपोल्स, मेन पोल्स, कार्बन ब्रश, योक ये स्टेटर का भाग होंगे। अब हम इनको विस्तृत रूप से जान लें। डीसी मोटर के पार्ट्स या डीसी जनरेटर के पार्ट्स सेम ही होंगे, और हम देखें प्रमुख भाग क्या क्या होते हैं।
योक, पोल, पोल शूज, फील्ड वाइंडिंग, इंटरपोल्स, कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स, ये पांचों के पांच भाग मिलके स्टेटर बनाते हैं मशीन का। आर्मेचर कोर, वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रशेस, कूलिंग फैन और शाफ्ट, यह चार भाग मिलके मशीन का रोटर बनाते हैं। अब हम देख लें ये किस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं। योक, ये बाहरी आवरण है, इसी पे हम लगा देते हैं पोल्स। पोल्स लग गए इस पे, और ये लग गई फील्ड वाइंडिंग। पोल्स के साथ पोल्स को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें पोल, एक मेन पोल कोर होती है और एक पोल शूज होता है। अब यह यहाँ पर वाइंडिंग लगी हुई है, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं इसे। फील्ड वाइंडिंग जो है ये क्या कार्य करती है, यह इसको पोल को उत्तेजित करती है। उत्तेजित किसके लिए करती है, फ्लक्स बनाने के लिए, फ्लक्स के निर्माण के लिए, क्योंकि यही चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा, मेन मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा, और वो दो हिस्सों में बंट जाता है। आधा हिस्सा योक अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और आधा हिस्सा आर्मेचर के साथ लिंक हो जाता है। अब हर एक पोल्स के बीच में एक इंटरपोल लगा हुआ है। यह इंटरपोल्स क्या है, यह इस चुंबकीय क्षेत्र को बल प्रदान करते हैं। इसी के साथ कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगी हुई है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को एक बल प्रदान करती है। ये हो गया हमारा स्टेटर का हिस्सा। अब बीच में ये शाफ्ट है, शाफ्ट पे सारी चीजें अंकित है, हमने अभी देखी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर के दो भाग हैं, आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर्स लगे होते हैं, आर्मेचर कोर इसे ग्रहण करके रखती है, और जो भी धारा का प्रवाह होता है इन कंडक्टर्स के द्वारा होता है। उसके बाद बीच में लगा है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, जो भी ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है मशीन में वो ऑल्टरनेटिंग होता है, प्रत्यावर्ती होता है, और हमें क्योंकि डीसी चाहिए आउटपुट पे या डीसी पे कार्य कराना है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट में। तो इसका काम हमारा कम्यूटेटर करता है। अब यह दिशा के बदलाव को रोकते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, एक स्पार्किंग बनने लगती है मशीन में। तो स्पार्किंग रोकने के लिए क्या किया जाता है, ब्रश का प्रयोग। यह ब्रश कार्बन के बने होते हैं छोटे मशीन्स के लिए, और बड़ी मशीन्स के लिए इलेक्ट्रोग्रेफाइट के बने होते हैं। ये क्या करेंगे, स्पार्किंग रोकने का कार्य करेंगे। अब यह सब चीज किस पे लगी हुई है, शाफ्ट पे लगी हुई है, और साथ में एक कूलिंग फैन कसा रहता है शाफ्ट पे, जो कम्यूटेटर की ऑपोजिट डायरेक्शन में कसा जाता है, जिससे जैसे ही शाफ्ट घूमे तो यह ठंडक पैदा करे। आइए अब जानते हैं योक के बारे में। योक, यह डीसी मशीन का बाहरी कवर है, इसे फ्रेम भी कहते हैं। अब यह कास्ट आयरन का बना होता है छोटी मशीन्स के लिए, कास्ट आयरन का बना होता है, या फिर बड़ी मशीन के लिए स्टील का बना होता है, फैब्रिकेटेड स्टील का। और यदि इस मशीन को हम पावर कन्वर्टर की मदद से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर की मदद से चलाएं, तो हमें यह कोर, ये पोल, ये योक पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, लैमिनेट करना पड़ेगा। लैमिनेट करने का कारण क्या है, यह एडी करंट लॉसेस को घटाता है। अब हम देखें तो हमने कास्ट आयरन या फिर स्टील या फैब्रिकेटेड स्टील या फिर लैमिनेटेड स्टील शीट यूज करी है। तो यह यूज करी है तो इनमें क्या खास बात है कि यह एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल से हमने क्यों प्रयोग किया, क्योंकि मैग्नेटिक नहीं होगा तो फ्लक्स इस पे कैसे बह पाएगा, फ्लक्स इस पे नहीं जा पाएगा। इसलिए इसके दो मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य है, यह पोल फ्लक्स के लिए पथ प्रदान करता है। जो पोल ने फ्लक्स उत्पन्न किया है उसका आधा हिस्सा इस योक के द्वारा प्रवाहित होगा मशीन में, और यह यांत्रिक समर्थन उपलब्ध कराता है। जैसे कि हमने देखा कि पोल और इंटरपोल्स, फील्ड वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसी पे लगाई जाती है। तो यह क्या कर रहा है, यांत्रिक समर्थन उपलब्ध करा रहा है उस पे।
और यह स्किन की तरह कार्य करता है। जैसे हमारी बॉडी में स्किन है, त्वचा है, वह क्या करती है, हमें बाहरी आवरण से बचाती है। तो यह क्या कर रहा है, मशीन को नमी, धूल आदि से बचा रहा है। अगला भाग है फील्ड पोल। फील्ड पोल ये दिख रहा है, योग पे निर्मित है, योग पे लगाया गया है। ये जो मेन पोल है, ये 4 पोल की मशीन है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 पोल क्या है, मेन फील्ड पोल है। और इनके बीच में क्या लगाए गए हैं, इंटरपोल्स लगाए गए हैं। अब यह स्टेटर का भाग है, हमने पता किया अभी। अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर हमें मोटर या जनरेटर का कार्य लेना है तो चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम चाहें तो परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट छोटी रेटिंग के लिए तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अगर हम बड़ी रेटिंग के लिए इस्तेमाल करें तो परमानेंट मैग्नेट का क्या परेशानी आती है कि वह कुछ समय बाद अपना चुंबकत्व खो देता है। और यह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या है, हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करते ही यह चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करने लगेगा। यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक चाहिए तो हम धारा का प्रवाह अधिक करा देंगे। हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें क्या होता है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगता है, और वही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाइंडिंग्स हैं, इनमें धारा प्रवाहित होगी, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, किसके द्वारा, फील्ड पोल की तरह। अब फील्ड पोल जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक है फील्ड कोर, ये कोर है, और पोल शूज। पोल शूज क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। इसकी देखिए, ये इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है कि पोल शूज क्या करेंगे, फैला देंगे इस पे उत्पन्न हुआ फ्लक्स। हम बात करेंगे फील्ड कोर, पोल शूज और फील्ड वाइंडिंग की। यह हमारा पोल है, मेन पोल। मेन पोल के 2 भाग थे, कोर और शूज। अब कोर क्या करता है, कोर फ्लक्स उत्पन्न करता है, मेन फ्लक्स, जिससे हमारी मोटर और जनरेटर चलेगी। उसका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कोर द्वारा होगा। और कोर शूज क्या करेगी, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसको एक समान रूपी फैला देंगे। और जो समान रूपी फैलाएंगे वो किसके साथ जाके कनेक्ट होगा, आर्मेचर के साथ। एयर गैप बीच में है और यहाँ रोटर वाला हिस्सा है, रोटर वाले हिस्से के साथ यह चुंबकीय क्षेत्र लिंक हो जाता है, एयर गैप के माध्यम से यहाँ पर हमें मिल जाता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न कैसे होगा, ये फील्ड वाइंडिंग की मदद से होगा। फील्ड वाइंडिंग एक कुंडली है जो लपेटी जाती है किसके चारों ओर, कोर के चारों ओर। यह कुंडली कॉपर की बनी होती है और चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो आधा हिस्सा तो योक में फैलेगा और आधा हिस्सा रोटर के साथ लिंक हो जाएगा। अब यह जो वाइंडिंग है, यह वाइंडिंग कॉपर की इसलिए बनाई गई है क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है। और ये कोर मैग्नेटिक मटेरियल का, आयरन का बना होगा। और पोल शूज भी सेम मटेरियल के बने होंगे, लेकिन पोल शूज लैमिनेट कर दिए जाते हैं। और आजकल सारी मशीन्स में लैमिनेटेड किया जाता है। मेन पोल को भी लैमिनेट करने का मुख्य कारण है एडी करंट लॉसेस को कम करना। एडी करंट की वजह से हीट लॉस उत्पन्न हो जाता है, तो वो जो लॉसेस है सारे के सारे कम करने के लिए लैमिनेट करने लग गए हैं आजकल। अब फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो फील्ड वाइंडिंग ही मशीन को और विभाजित करने में मदद करती है। जैसे कि मशीन सीरीज होगी, शंट होगी या कंपाउंड होगी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि फील्ड वाइंडिंग कैसे लगी है। यदि फील्ड वाइंडिंग कोर के साथ सीरीज में लगी है, यानी यदि फील्ड वाइंडिंग सीरीज में लगी है किसके, आर्मेचर के, अगर आर्मेचर के सीरीज में लगी है तो यह कहलाएगी मशीन सीरीज मशीन। अब सीरीज मशीन में सीरीज मोटर और सीरीज जनरेटर,
तो ये क्या हो गई, सीरीज में लगने में, श्रेणी क्रम में लगने में। यदि इसको समांतर क्रम में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, तो ये वाइंडिंग क्या कहलाएगी, शंट वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, और मशीन कहलाएगी शंट मशीन। और कंपाउंड में यदि करना हो तो एक सीरीज में लगेगी और एक पैरेलल में लगेगी। अब जो सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग के तार मोटे होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। इसी प्रकार से शंट मशीन में शंट फील्ड वाइंडिंग के तार पतले होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है। दिख रहे हैं यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स 2 दिखा रखे, 2 नहीं होते हैं, लेकिन इसमें दिखाने के लिए बताया गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में और नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होंगे शंट फील्ड वाइंडिंग में। अब बात करें कंपाउंड में, तो देखिए कंपाउंड में भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और शंट में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तार उतना ही पतला होगा और नंबर ऑफ टर्न्स कम होने में तार मोटा होगा। अब बात करें कंपाउंड मशीन को भी 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है, 2 प्रकार की होती हैं, एक लॉन्ग शंट और एक शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में यह शंट फील्ड वाइंडिंग काफी लंबी होगी और शॉर्ट शंट में ये छोटी होगी। तो फील्ड वाइंडिंग इतना प्रमुख भाग है कि जो मेन फ्लक्स उत्पन्न होगा वो किसके कारण होगा, फील्ड वाइंडिंग के कारण। अब हम जानते हैं आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर ये शाफ्ट पे लगा हुआ है, शाफ्ट पे लगे हुए भाग है ये, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड है। और जो शक्ति का रूपांतरण हो रहा है, मुख्य रूपांतरण हो रहा है, यानी कि जो वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, वो यहाँ पे हो रही है। तो इसके क्या है, 2 भाग है, आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग। ये मशीन का रोटर भाग है क्योंकि ये घूमेगा, किसमें, मेन फील्ड के बीच में घूमेगा। अब हम बात करें आर्मेचर कोर की। आर्मेचर कोर इस प्रकार से दिखेगा, ये पतली पतली पत्तियों से मिलके बना है। ये पतली पतली पत्तियां क्यों लगाई गई हैं, ये पतली पतली पत्तियां जो हैं ये 0.35 से लेके 0.50 mm के बीच की होती हैं। और ये पतली करने का कारण क्या है, अगर लोहे का टुकड़ा हम मोटा लेंगे तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस होने के वजह बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया, पतली पतली पत्तियां ले ली, इससे क्या हो गया, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो गया। फिर दूसरा काम क्या किया जाता है कि इसको लैमिनेट कर दिया जाता है। लैमिनेट करने से क्या होता है, एडी करंट लॉस घट जाते हैं। अब ये लैमिनेटेड पत्तियों को एक साथ रिवेट करके ज्वाइन कर दिया जिससे कि लेंथ बढ़ जाए किसकी, आर्मेचर की। अब इस आर्मेचर कोर का कार्य क्या हो जाता है, इसमें देखिए स्लॉट्स बने हुए हैं और टीथ लगे हुए हैं। ये स्लॉट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कंडक्टर को डाल देंगे। कंडक्टर मतलब आर्मेचर वाइंडिंग को इसमें डाल देंगे। जब हम आर्मेचर वाइंडिंग के वायर्स को इसमें डालते हैं तो वो बाहर ना निकल जाए, इसलिए क्या करा है, इसमें टीथ बने हुए हैं। तो इसके 2 मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य है आर्मेचर कॉइल का आवास, जो आर्मेचर कॉइल डाली जाएगी वो इसी पर डाली जाएगी। दूसरा, यह चुंबकीय प्रवाह के लिए कम चुंबकीय अवरोध वाला पथ प्रदान करता है। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए क्या किया गया है कि ये सिलिकॉन स्टील का बनाया गया है। सिलिकॉन स्टील क्या करता है, कम रिलेक्टेंस वाला पाथ प्रोवाइड करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आसानी से इससे लिंक हो सके, ऐसा रास्ता हमने बनाया है। ये कैसे बनाया, सिलिकॉन स्टील की मदद से। तो आर्मेचर कॉइल कोर का क्या काम है, एक तो आर्मेचर कॉइल को इसमें डालना और दूसरा इसमें कम चुंबकीय अवरोध वाले रास्ते को उपलब्ध कराना। अब बात करी जाए आर्मेचर वाइंडिंग की, तो आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन का दिल होता है। दिल से क्या तात्पर्य है, जो भी मुख्य कार्य है मशीन का वो यहीं पर होगा, मतलब जो शक्ति का रूपांतरण होना है वो सभी का सभी यहीं पर होगा। ये कॉपर के कंडक्टर से बनती है,
कॉपर के कंडक्टिंग वायर को हमने क्या किया, लपेट दिए किस पे, आर्मेचर कोर के ऊपर। तो ये क्या कर रही है, ये डीसी मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और डीसी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कर रही है। यदि हम देखें, अगर हम मोटर का केस देखते हैं, अगर ये मोटर है, इसके चारों ओर क्या है, फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है ना, इसके चारों तरफ फील्ड वाइंडिंग क्या करेगी, फील्ड प्रोवाइड कराएगी, मेन फील्ड प्रोवाइड कराएगी। तो क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध हो गया। उसके बीच में यदि करंट कैरिंग कंडक्टर लगाया जाए, यानी कि इसमें करंट भेज दिया जाए, तो एक टॉर्क उत्पन्न होने लगता है। ये टॉर्क ही क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, जिससे शाफ्ट घूमने लगती है। तो ये क्या कर रहा है, शाफ्ट को घुमा रहा है। अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें, तो डीसी के जनरेटर में क्या करेगा, ये डीसी जनरेटर में हम शाफ्ट को घुमाएंगे एक्सटर्नली, हम शाफ्ट को घुमाने का कुछ अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो कंडक्टर्स हैं, इस कंडक्टर में एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। कैसे, ईएमएफ उत्पन्न होने से। जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो लोड में हम जब इस ईएमएफ को डालेंगे तो एक धारा का प्रवाह होने लगेगा, और ये क्या हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग में। अब हम देखते हैं, ये मोटरिंग एक्शन और जनरेटिंग एक्शन जो है मशीन का, वो यहीं पर हो रहा है। अब हम देखें कि मोटरिंग एक्शन और जनरेटिंग एक्शन है क्या। जैसा कि हमने जाना कि आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर मोटरिंग और जनरेटिंग एक्शन होते हैं, तो हम ये जान लेते हैं मोटरिंग और जनरेटिंग एक्शन होता क्या है। ये देखिए, जो हमारे मेन पोल लगे हुए थे, उसमें हम धारा प्रवाहित इस प्रकार से कराते हैं कि आमने सामने वाले पोल्स नॉर्थ और साउथ डेवलप कर लें। ये एक तरह से पोलैरिटी हो गई किसकी, पोल्स की। तो जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, इस तरीके से डेवलप कराते हैं, यहाँ नॉर्थ आ गया और यहाँ पर साउथ आ गया। तो एक फिनोमिना है, उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उसमें एक टॉर्क उत्पन्न होता है। ये जो टॉर्क उत्पन्न होता है, इसकी वजह से मशीन घूमने लगती है। इसको बोलते हैं मोटरिंग एक्शन। इसमें हमने क्या किया, इनपुट में धारा प्रवाहित कर दी, किसमें, कंडक्टिंग कॉइल में, और कंडक्टिंग कॉइल को कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है कॉइल, तो इसमें टॉर्क उत्पन्न होगी। टॉर्क उत्पन्न होने के कारण ही यह कॉइल घूमने लगेगी। ठीक है, एक जैसे कॉइल है, ये पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, तो एक फ्लक्स ऊपर की ओर लगेगा, एक नीचे की ओर लगेगा। तो जब टॉर्क ऊपर और नीचे लगता है तो एक कपल बना लेता है, और इस कपल की मदद से ये कॉइल घूमने लगती है। अब इसी प्रकार से हम जनरेटिंग एक्शन को समझें, तो जनरेटिंग एक्शन में क्या है, फैराडे के नियम के अनुसार यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टर घुमाया जाए, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल को यदि हम लोड के द्वारा कनेक्ट कर दें, तो एक धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा क्या होगी, इंड्यूस हो जाएगी, किसकी वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। अब मोटर में क्या होना है, हमें चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, टॉर्क, वो उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार से जनरेटर में क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कैसे उत्पन्न हो रही है, ईएमएफ के इंड्यूस होने के कारण। तो यदि हम जानना चाहें कि ये टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी और ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए फ्लेमिंग के दो नियम हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियां निकालनी है, फैला देनी है, 90 डिग्री पर रखनी है। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधे है, मेरे बिल्कुल सामने हॉरिजॉन्टली है, और ये बिल्कुल मेरे हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री पर निकल रही है, और ये मेरे वर्टिकल हो गई। तो ये क्या है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। इसके हिसाब से यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है,
तो एक जो टॉर्क उत्पन्न होगा, फोर्स उत्पन्न होगा, उसकी डायरेक्शन हमें थंब बता देगा। तो हमारी जो मेन फिंगर है, मेन फिंगर हमें क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडिल फिंगर हमें क्या बताएगी? करंट की डायरेक्शन। और थंब हमें बताएगा कि फोर्स किस तरफ उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार से यदि जनरेटर में हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है, इंड्यूस्ड करंट की, जो प्रेरित हुआ है धारा, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का पालन करेंगे। राइट हैंड रूल में क्या करना है? अंगूठा, लार्जेस्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को हमें स्ट्रेच करना है। हमने इनको स्ट्रेच कैसे किया है? 90 डिग्री पर। ये जब 90 डिग्री पर स्ट्रेच कर दिया जाएगा तो क्या होगा? ये वाली जो फिंगर है ये हमें अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ये वाली जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ये बताएगा कि हमने कंडक्टर को मोशन मूव किस डायरेक्शन में कराया है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और ये जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी कि करंट इंड्यूस कहाँ पे हुआ है। इसी प्रकार से ये मोटरिंग और जनरेटिंग एक्शन कहाँ हो रहे हैं? आर्मेचर वाइंडिंग में। इसीलिए आर्मेचर वाइंडिंग को दिल कहा गया है, क्योंकि मुख्य कार्य क्या हो रहा है? आर्मेचर वाइंडिंग द्वारा हो रहा है। करें पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी क्या है? डीसी मशीन किसी भी पोलैरिटी पे कार्य करती है, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल कोई सा भी लगा लो, है ना। तो ये क्या करेगी? पॉजिटिव पोलैरिटी पे भी काम कर लेगी और नेगेटिव पोलैरिटी पे भी काम कर लेगी। तो अब पोलैरिटी का काम क्या आया? हमने फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग देख ली। फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग क्या कर रही है? मेन फ्लक्स जनरेट करा रही है। तो अगर हम उसके दोनों तारों को आपस में बदल दें, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग जिससे हम धारा ले रहे हैं या दे रहे हैं, उन दोनों के तारों को बदल दें, जिससे तारों को बदलने से क्या होगा? पोलैरिटी बदल जाएगी। और अगर इन दोनों में से किसी भी एक केस को उठा लिया जाए तो मशीन की दिशा बदल जाती है। लेकिन अगर हमने दोनों को एक साथ बदल दिया तो मशीन की दिशा नहीं बदलेगी। अब बात करते हैं कूलिंग फैन की। कूलिंग फैन क्या होता है? एग्जॉस्ट फैन लगा होता है रसोई में, वो क्या कार्य करता है? वो जो ऊष्मा उत्पन्न हुई उसको बाहर की ओर फेंकेगा और ठंडी हवा को अंदर की तरफ लाएगा। तो ये क्या है? आयरन का बना होता है, कम्यूटेटर शाफ्ट की विपरीत दिशा में कसा होता है, और जैसे ही आर्मेचर घूमेगा ये भी घूमने लगेगा। अब हीट बाहर करने की जरूरत क्या पड़ी? हीट बाहर करने की जरूरत ये पड़ी है कि जब मशीन में धारा प्रवाहित हो रही है और किसी भी कंडक्टर में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें एक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसको जूल्स लॉ के माध्यम से हम जान सकते हैं। जूल्स लॉ क्या कहता है? H = I² RT। तो क्या है? ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। और यदि टाइम बढ़ता रहेगा, हीट बढ़ती रहेगी, तो जलने की आशंका बढ़ जाती है। जैसे वाइंडिंग जल जाएगी, तो क्या होगा? उसको ठंडा रखने के लिए हमने क्या करा है? कूलिंग फैन को लगा दिया है। आज हमने प्रशिक्षण में क्या सीखा कि इलेक्ट्रिकल मशीन किस प्रकार विभाजित की जाती है, डीसी मशीन के क्या क्या भाग हैं, योक, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, इनका उपयोग हमने जाना विस्तृत में, और पोलैरिटी का क्या फर्क पड़ता है दिशा पर। उसके बाद हमने जाना कि कूलिंग फैन क्यों आवश्यक है मशीन में। यदि आप इन विषयों में और अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग बाय BL थरेजा और आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई किताब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बाय मेहता एंड गुप्ता, और गूगल से आप पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं, और bharatskill.gov.in और nimilearningonline.com से और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैंने आज आपको योक, आर्मेचर, फील्ड कॉइल, पोलैरिटी एवं कूलिंग फैन के प्रयोग के बारे में बताया, प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करती हूँ
भविष्य में ये आपके काम आएगा। धन्यवाद।